हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय कृषि की समस्याएं और उन समस्याओं के निदान की बात करेंगे। द ड्रॉबैक्स टू इंडियन एग्रीकल्चर और द प्रॉब्लम्स that Indian agriculture is facing and the solutions, the reforms that have been initiated. भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हमने क्या निदान निकाला है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल संस्थागत और इंफ्रास्ट्रक्चरल ढांचागत या अवसंरचनात्मक जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, जो सुधार किए गए हैं, जो प्रयास किए गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था भारतीय कृषि के लिए या भारत में कृषि के लिए अनुकूलतम दशाएं हैं। 50% के आसपास यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, अरेबल लैंड है। यहाँ निरंतर वर्धन काल रहता है पूरे वर्ष भर, ग्रोइंग सीजन, वर्धन काल ग्रोइंग सीजन पूरे वर्ष भर रहता है। 60% से अधिक लोग कृषि पर आधारित हैं। इन सब अनुकूल स्थितियों के बावजूद हमारी कृषि उस स्तर तक विकसित नहीं हो पाई है जितना होना चाहिए। तो उससे जुड़ी समस्याओं का और उनके समाधान का हम लोग पर चर्चा करेंगे। द प्रॉब्लम्स and the drawbacks to Indian agriculture and the solutions to these problems. पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और साथ साथ उनके सॉल्यूशंस की भी चर्चा करेंगे। भारतीय कृषि आप देखेंगे हमारे यहाँ अभी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, पुरानी पारंपरिक ढंग की कृषि होती है। माने आधुनिकीकरण अभी एक डिजायर्ड लेवल तक, एक वांछित स्तर तक अभी भी नहीं हो पाया है। ज़्यादातर पुरानी पारंपरिक ढंग की कृषि, जो प्रिमिटिव मेथड्स थे कृषि के, वही अपनाए जाते हैं, जिसमें मानव और पशु श्रम की प्रधानता रहती है, मैनुअल लेबर की प्रधानता रहती है। और आपको याद होगा, इसीलिए भारत की कृषि को हम मिश्रित कृषि भी कहते हैं। मिश्रित कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ, राइट। अब आप देखेंगे कि हमारे देश में मानसूनी जलवायु है, जो बहुत अनिश्चित मानसूनी जलवायु या मानसूनी वर्षा होती है। कभी बहुत अधिक बाढ़ें तो कभी कभी सूखा, माने अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों, फ्लड्स एंड ड्राउट्स, दोनों स्थितियां होती हैं। और कहा तो ये भी जाता है भारतीय कृषि के बारे में कि भारतीय कृषि मानसून के हाथों जुआ है, द गैम्बल ऑफ मानसून। इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ मानसून। अब ये प्राकृतिक तथ्य है, इससे भी निपटने के लिए खासतौर से आज़ादी के बाद प्रयास किए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा है नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, जो बाढ़ नियंत्रण के लिए भी काम करती हैं, जो नदियों पर बांध बनाए गए, बाढ़ नियंत्रण भी और साथ साथ में जल विद्युत उत्पादन भी, जो मूलतः कृषि के लिए लाभदायी है। तमाम इरिगेशन फैसिलिटीज़ और इरिगेशन स्कीम्स भी चलाई गई, विकसित की गई है, जो बाढ़ और सिंचाई दोनों की देखरेख करती है। नहरें बनाई गई देश में,
और यहाँ आप ध्यान देंगे दोनों प्रकार की नहरें हैं। बाढ़ वाली नहरें भी इनंडेशन कैनाल्स, और सिंचाई की नहरें इरिगेशन कैनाल्स। तो नहरों का निर्माण, नदियों पर बांधों का निर्माण, ये सब उस दिशा में प्रयास हैं जो हमें मानसून की अनिश्चितता से निपटने में हमारी मदद करते हैं किसानों की। अब आप देखेंगे किसानों की गरीबी और अशिक्षा, यह भी एक बड़ा कारण रहा है। लैक ऑफ नॉलेज एंड पॉवर्टी। अब गरीब है किसान तो अपने कृषि कार्यों के लिए जो मूलभूत चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है, खाद है, सिंचाई की सुविधा है, वो जुटाने में अक्षम रहते हैं। और दूसरी ओर अज्ञानतावश, अशिक्षा के कारण, अधिक जागरूक न होने के कारण ये नई तकनीकों का, जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, नई कृषि तकनीकें हैं, नई कृषि की विधियां हैं, उनका उपयोग कम कर पाते हैं। अब देखें ये स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड फ्रेगमेंटेड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हैं। हमारे देश में खेतों का आकार, कृषि जोत का आकार, लैंड होल्डिंग्स का आकार बहुत छोटा है। न केवल छोटा है बल्कि बिखरा हुआ है। इसका परिणाम क्या होता है, दुष्प्रभाव क्या होता है? जब खेत छोटे होते हैं, दूर दूर बिखरे होते हैं, तो छोटे खेतों में मशीनीकरण आसान नहीं होता, मैकेनाइजेशन मुश्किल होता है। बहुत छोटा खेत है तो ट्रैक्टर चलाना मुश्किल है, हार्वेस्टर चलाना मुश्किल है, तो मजबूरन वही प्रिमिटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो परंपरागत तौर तरीके हैं, उन्हीं को अपनाना पड़ता है। और ये छोटे खेत क्यों हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या या जनसंख्या का अधिक घनत्व भी उसका कारण है। दिन पर दिन खेत छोटे होते जाते हैं। खेतों का साइज जो आज है, अगली पीढ़ी आने तक बढ़ जाता है, बिखर जाता है। तो ये छोटे खेत, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, और उनका बिखराव। कोई एक किसान है, उसके पास 1 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है और 4 जगह उसके खेत हैं, उसकी लैंड होल्डिंग्स 4 जगह हैं, 1/4 1/4 एकड़ करके 4 जगहों पर उसका खेत है। अब सारे एसेट्स जुटाने में, चाहे वो पंप सेट लगाना हो, बोरवेल बनाना हो, 4 जगह उसको व्यवस्था करनी पड़ती है, अधिक खर्चीला होता है, फार्म मैनेजमेंट कठिन हो जाता है। एक दिशा में एक दिन जाएगा तो अपने कृषि कार्य करेगा, दूसरे दिन दूसरे दिशा में जाएगा, और यदि उसका खेत एक जगह रहता है, पूरा 1 एकड़ का एक फार्म रहता है, तो नो डाउट वो एक पंप लगाएगा, सिंचाई कर लेगा, एक दिन ही जाएगा, सारे काम खत्म करके आ सकता है। तो ये जो खेतों का आकार छोटा है और बिखरा हुआ है, इसके कारण बहुत समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी बात तो मैकेनाइजेशन हम नहीं कर पाते और हमें असेट्स ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। आप देखें, इन जो खेत का साइज छोटा है या बिखरा हुआ है, उसके लिए आज़ादी के बाद कई रिफॉर्म्स कह लीजिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कह लीजिए, किए गए। जैसे आप देखें, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कंसोलिडेशन, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। ये 4 प्रमुख जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए हैं, भारतीय कृषि की दशा सुधारने के लिए, विशेषकर आज़ादी के बाद। अब आप देखें, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। आज़ादी के पहले हमारे देश में फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी अर्थव्यवस्था, या बड़े बड़े जमींदार होते थे जिनके पास बहुत मात्रा में कृषि क्षेत्र है,
सैकड़ों हेक्टेयर लैंड एक ही व्यक्ति के पास है। परिणाम, बाकी के बहुत सारे लोगों के पास कृषि कार्य करने भर को भी कृषि जोत नहीं है, और साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल ही कृषि भूमि नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनका ये एक्सप्लॉयटेशन भी करते थे जमींदार, अपने खेतों पर, अपने फार्म्स पर बंधुआ मजदूरी कराना, बॉन्डेड लेबर की तरीके से उनको उनका उपयोग करना, उनका शोषण करना। तो आज़ादी के बाद जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, जिम्मेदारी सिस्टम को हटाया गया है, कानूनन उसको अवैध घोषित किया गया और हटाया गया, उसने बहुत अच्छा काम किया भारतीय कृषि की दशा को सुधारने में। जब कानूनन जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया तो जाहिर है कि इन कृषि जोतों का एक पुनर्वितरण कर लीजिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें कोशिश ये की गई कि ऑप्टिमम साइज के जो कृषि क्षेत्र हैं, कृषि जोत हैं, वो सबको मिले, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको भी भूमि मिले। इसी के साथ साथ देखिए, सीलिंग और लैंड होल्डिंग्स दोनों एक दूसरे के साथ चले। सीलिंग, सीमाबंदी, कृषि जोत की सीमाबंदी, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ये निर्धारित कर दिया गया लीगली, कानूनन, कि किसी एक किसान के पास एक अमुक जो आकार है खेतों का, या कितनी कृषि भूमि एक किसान के पास रहनी चाहिए, ये निर्धारित कर दिया गया, उसकी एक सीमा तय कर दी गई, सीलिंग तय कर दी गई। अब उससे ज्यादा जिनके पास कृषि क्षेत्र था उसको गवर्नमेंट ने ले लिया, अधिग्रहण कर लिया, और फिर उन लोगों में बांटा गया जिन लोगों के पास या तो भूमि कम थी या भूमि बिल्कुल नहीं थी। आपने संत विनोबा भावे का नाम सुना है, जो भूमि दान यज्ञ से जुड़े हुए थे। उनका भी यही काम था, बहुत परिश्रम करके, पूरी लगन से, निष्ठा से उन्होंने इस सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग से, जो कृषि भूमि बड़े या कह लीजिए जमींदार टाइप के किसानों से थी, उनको लेकर के और भूमिहीनों में उसका वितरण किया गया। तो इससे कुछ हद तक समस्या सॉल्व हुई। जो कृषि क्षेत्रों का आकार छोटा था और बिखरा हुआ था, या जो असमान वितरण था कृषि जोत का, बहुत सारे लोगों के पास, भाई कोई एक क्षेत्र है जहां पर 4 जमींदार हैं, तो उन 4 जमींदारों के पास 80% से भी ज़्यादा, 90% से ज़्यादा लैंड थी, और बाकी के जो पूरे लोग रहते हैं, पूरी जनसंख्या रहती है 10% में, उन सब के पास, किसी के पास है भूमि और किसी के पास नहीं भी है। आप देखेंगे कंसोलिडेशन की बात, चकबंदी, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म या सुधार लागू किया गया आजादी के बाद। चकबंदी करने से क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेशन है लैंड होल्डिंग्स का, जो खेतों का बिखराव है, खेत छोटे छोटे भी हैं और बिखरे हुए हैं। जैसे हमने आपको एक किसान का उदाहरण दिया था, उसकी 4 जगह खेत है। अब कल्पना करें ऐसे ही उस गांव के 4 किसान हैं जिनका चारों जगह खेत है। तो कंसोलिडेशन या चकबंदी में यह किया गया कि उन चारों किसानों को 4 जगह खेत न दे करके एक स्थान पर एक किसान को, दूसरे स्थान पर दूसरे किसान को, तीसरे स्थान पर तीसरे किसान को, और इस तरीके से चारों किसानों का खेत का आकार भी ऑप्टिमम हो गया, उचित हो गया, और उन खेतों का बिखराव भी रुका। अब चारों किसानों को कितनी सुविधा है, सबके पास एक एक अपना लैंड होल्डिंग है, एक एक खेत है, और बड़ा है साइज में, मशीनों का इस्तेमाल कर सकता है, कम खर्च में असेट्स जुटा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जुटा सकता है। लेकिन अब इन सारी स्कीमों का इंप्लीमेंटेशन का पक्ष भी एक है, लागू करना, तो बहुत जगह लागू करने में लूप होल्स या कमियां रह गई। लेकिन इसके बावजूद भी
इन रिफॉर्म्स ने भारतीय कृषि को बहुत लाभ पहुंचाया। अब आप देखेंगे रिसेंटली अब किसानों की बहुत सारी समस्याएं और भी आती हैं। तो जैसे जैसे आज़ादी के बाद कृषि की दशा को और सुधारने के प्रयास किए गए, तो विशेष करके 80s, 70s और 80s के बीच में आप देखेंगे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ये एक कार्यक्रम चलाया गया जिसने कृषि की दिशा और दशा एकदम बदल दी। जो कृषि उत्पादन था बहुत अधिक बढ़ा इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। ये था क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन? ये एक पैकेज कार्यक्रम था। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति क्या थी? ये एक पैकेज कार्यक्रम था। पैकेज टेक्नोलॉजी इसको कहते थे, जिसमें खास तौर से ध्यान दें। नो डाउट किसी लेमैन से पूछेंगे भाई हरित क्रांति क्या है, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रोग्राम है। बेशक है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये एक टेक्नोलॉजी का पैकेज था, एक तकनीकी पैकेज था, कार्यक्रम था, जिसमें आप ध्यान देंगे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। फिर से एक बार, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उन्नतशील बीज, अच्छे किस्म के बीज। दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक। और तीसरा प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, कृषि रक्षा के उपाय। इनमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक रसायन। तो इन तीनों टेक्नोलॉजी पैकेज का उपयोग करके कुछ चुनी हुई फसलों का प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, ये कार्यक्रम ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति कहलाएगा। आप देखेंगे ऐसा ही दुग्ध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। अब देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन है और व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। तो दुग्ध उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के बाद हमारा कृषि उत्पादन बहुत बढ़ा। भाई शुरू में था जैसे मक्का है, गेहूं है, चावल है, कुछ चुनी हुई फसलों के ही HYV सीड्स का इस्तेमाल करके, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके, कीटनाशक रसायनों का इस्तेमाल करके इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने का, पर हेक्टर यील्ड बढ़ाने का प्रयास किया गया। हम सफल भी हुए और आत्मनिर्भर हो गए कृषि उत्पादों में। केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, हम इस स्थिति में भी आ गए कि कुछ खाद्यान्नों का हम बाहर की ओर को निर्यात भी करने लगे। अब आप देखें इस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कृषि उत्पादन बढ़ाया, कृषि का विकास किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लंबे समय के बाद आप पाएंगे इस हरित क्रांति के या ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी सामने आए, कुछ नकारात्मक पक्ष भी इसके साथ जुड़े। सबसे पहले तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन मेजर्स थे, ये जो पैकेज था टेक्नोलॉजी का, जाहिर है ये खर्चीला था, तो ये सारे लोगों की पहुंच में नहीं था। जो अफ्लुएंट किसान थे, जो धनी किसान थे, उनकी पहुंच इस पैकेज टेक्नोलॉजी तक, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन तक थी। और जो गरीब किसान थे, ठीक उसके विपरीत, उनके पास धन का अभाव था, इसलिए उनकी पहुंच में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन पैकेज टेक्नोलॉजी नहीं थी। आप दूसरी तरीके से भी देखें, क्षेत्रों की बात करें, जैसे हमारे देश में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब भागों में लागू हुआ पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र अधिक विकसित थे, ये रिच थे, कह लीजिए धनी थे। और जहां विकास अधिक नहीं हुआ था, जहां पैसों का अभाव था, जहां आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वहां पर इनका प्रचार प्रसार देर में हुआ या नहीं हो पाया। इसने क्या किया, गरीब
और अमीर किसान के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। द रिफ्ट बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स ओनली इंक्रीज्ड, बढ़ ही गया। माने आर्थिक विषमता ये एक नकारात्मक पक्ष हुआ इस ग्रीन रेवोल्यूशन का। जो गरीब किसान थे और गरीब होते गए, जो धनी किसान थे और धनी होते गए। अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें आती हैं, सब्सिडी उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट किसान को सब्सिडी देती है। सब्सिडी माने आर्थिक सहायता। किस तरीके से? किसान को अपने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदना है, उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि हम कुछ प्रतिशत निर्धारित कर देती है कि इतना पैसा हम देंगे। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, एक बोरी पर हम 100 रुपए की सब्सिडी देंगे। अगर 400 रुपए की बोरी है खाद की, तो वो 100 रुपए हम देंगे और 300 रुपए किसान को देना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इस ग्रीन रेवोल्यूशन में जो बड़े किसान थे, कोई एक बड़ा किसान है जो वो साल भर में 100 बोरी इस्तेमाल करता है, और छोटा किसान है एक ही बोरी इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, तो छोटे किसान को सरकारी सहायता का कितना पैसा मिला? 100 रुपए। एक बोरी इस्तेमाल की उसने। बहुत सारे तो ऐसे किसान हैं जो एक बोरी भी पूरी इस्तेमाल नहीं करते। रिटेल में फुटकर मिला करके 50 किलो 20 किलो। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे जो अफ्लुएंट किसान था, जो 100 बोरी साल भर में इस्तेमाल करता है, तो 100 बोरी और 100 रुपए हर बोरी पर 10,000 रुपए का लाभ उसको हुआ। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन्होंने भी इस आर्थिक विषमता को बढ़ाया। आप कल्पना करें, दो किसान हैं, दोनों का आसपास अगल बगल में खेत है। एक किसान अफ्लुएंट है जो अपने खेतों में कीटनाशक रसायनों का इस्तेमाल करता है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है। धान के खेत में कोई रोग लग गया, कीट लग गए, उसने इस्तेमाल कर दिया अपनी दवाई को। तो जो मर गए कीट वो तो मर गए, जो बच गए वो कहाँ गए? जो बगल में किसान है, गरीब किसान है, जो इन मेजर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसके खेत को तो और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तात्पर्य यह कहने का, फिर भी मैं कहूंगा, आप मानेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन से कृषि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। ये लाभदायक स्थिति थी। लेकिन ये एक दो बातें जो मैंने बताई, एक तो ये कि आर्थिक विषमता बढ़ी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या हुई? हमने देखा इस पैकेज टेक्नोलॉजी में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक रसायन और HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये बिना अतिरिक्त सिंचाई के संभव नहीं होता। अधिक सिंचाई करनी पड़ती है। अब अधिक सिंचाई से क्या होगा? भूमि की जो क्षमता थी, भूमि का जो स्वरूप है, उर्वरता है, वो लंबे समय में घटने लगती है। भूमि अनउर्वर होने लगती है, बंजर होने लगती है, जल जमाव के कारण लंबे समय तक। और इन कृषि के जो गहन तरीके थे, जो कृषि के ये ग्रीन रिवोल्यूशन के मेजर्स थे, इनकी वजह से जो कृषि क्षेत्र है, जो मृदा है, उसका नुकसान हुआ, मृदा का ह्रास हुआ, और लंबे समय बाद मृदा की उर्वरा शक्ति कम हुई, और साथ ही अधिक सिंचाई जो की जाती थी, इसने भूमिगत जल के भंडार को भी बेतहाशा दोहन किया, एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइटेशन हुआ। यह भी एक नकारात्मक पक्ष था। तो ये दो बातें याद रखेंगे, आर्थिक विषमता का बढ़ना और कृषि भूमि का ह्रास होना, कृषि भूमि की उर्वरता का ह्रास होना, गुणवत्ता का ह्रास होना, साथ ही भूमिगत जल पर अतिरिक्त दबाव पड़ना। अब देखिए, रिसेंटली जैसे जैसे किसानों की और समस्याएं आ रही हैं, तो कुछ नए रिफॉर्म्स भी लागू किए गए हैं, जिनमें आप खास तौर से देखेंगे। उसके पहले एक और, कोऑपरेटिव्स और रूरल बैंक्स। शुरू में हमने पढ़ा था किसान गरीब है, पॉवर्टी एक ड्रॉबैक के रूप में हमने पढ़ा था। तो उसको, किसान को पैसे की आवश्यकता अगर पड़े तो उसको आसान शर्तों पर, कम ब्याज पर ऋण मिल जाए, लोन मिल जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म की, सहकारी समितियां,
कोऑपरेटिव बैंक्स स्थापित किए, सहकारी बैंक स्थापित किए, रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए, जो किसानों को आसान शर्तों पर ऋण देते थे, कम ब्याज पर ऋण देते थे। और सबसे बड़ा जो एक्सप्लॉइटेशन किसानों का होता था, जो तथाकथित जमींदार थे, सामंत थे, जो अपनी मनमानी शर्तों पर ब्याज पर उधार देते थे किसानों को, जिसमें वो बंध जाता था, फंस जाता था, उस चक्र से किसानों को निकालने के लिए ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और रूरल बैंक्स आए, उन्होंने बहुत अधिक काम किया। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, भूमि विकास बैंक इसी कड़ी में थे। अब मैं जो कह रहा था कि जो रिसेंटली कुछ और रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि किसानों की दशा सुधरे, हमारी कृषि की दशा सुधरे, कृषि विकसित हो, उसमें है देखिए किसान क्रेडिट कार्ड्स। ये भी वही, किसानों को कम ब्याज पर आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध हो जाए, रेडिली अवेलेबल हो जाए। तो किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे आप यूजुअल क्रेडिट कार्ड देखते हैं, आपके पास पैसा अकाउंट में न हो तो भी आप कुछ लिमिट तक उधार सामान खरीद सकते हैं, फिर धीरे धीरे दे सकते हैं। तो वो सुविधा गरीब किसानों को भी मिले, इसके लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। वेदर बुलेटिन्स देखिए, आजकल तो बहुत सटीक हो गए हैं वेदर बुलेटिन्स, रेडियो पर, टेलीविजन पर पहले ही पता चल जाता है कब तेजी से बारिश होने वाली है, कब ओले गिर सकते हैं, ये सारी स्थितियां, या कब तक बहुत सूखा रहेगा, किन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो सकती है। तो वो सब जो वेदर अलर्ट्स हैं, ये भी एक संस्थागत परिवर्तन था सरकार का, जिसने किसानों को बहुत मदद की है, बहुत राहत दी है। एमएसपी और आरपीपी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आरपीपी रिम्यूनरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइस। बहुत सरल भाषा में दोनों को समझे तो जो किसान उत्पादन करता था, उसकी फसलों का उत्पादन होता था, अनाजों का, सब्जियों का, दूध का, उसका विपणन किसान के लिए बड़ी समस्या थी। वहां फिर वो बिचौलियों के बीच में फंस जाता था, एजेंट्स के बीच में फंस जाता था, जो उसका कम दाम पर उसका उत्पाद खरीदते और बाजार में महंगे दामों पर बेचते। ये कितना विचित्र था, आप देखें, जो कृषक उत्पादन करने में पसीना बहाता है उसको भी मूल्य कम मिला, और जो मध्यम वर्गीय लोग, जो सर्विस सेक्टर में लोग काम करते हैं, जो खरीदते हैं अनाज, उनको अधिक पैसे में। दोनों का नुकसान होता था और बिचौलिए अपना लाभ उठाते थे, जो एजेंट्स थे। इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तो ये किया कि कुछ चुनी हुई फसलें, भाई सारी फसलों का तो नहीं, कुछ फसलें जो बहुत महत्वपूर्ण है उनका गवर्नमेंट एक समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका अर्थ होता है भाई किसान की जितनी लागत लगी है उस लागत पर लाभ दे करके किसी भी उत्पाद का मूल्य तय किया जाता है। मेरे किसान का कितना खर्चा आया है उसको ध्यान में रखा जाता है, फिर ये मान करके कि उस पर कितना लाभ देने से किसान लाभ की स्थिति में रहेगा, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाता है। इससे भी लाभ हुआ किसानों को, अपनी उत्पाद को, अपनी फसल को बेचने का, उसको सुनिश्चित और उपयुक्त मात्रा में, कह लीजिए उचित मूल्य उसको अपनी फसलों का मिला। इसी तरीके से रिम्यूनरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइस है, ऑलमोस्ट उसी तरीके का। सारी फसलों का तो एमएसपी नहीं होता, लेकिन सारी फसलों का मिनिमम एक ना कहें तो भी है कि भाई उचित दाम, फीजिबल रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन माने क्या है? पैसों में मूल्य, रिम्यूनरेशन। इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो एमएसपी घोषित करना शुरू किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करना शुरू किया, उससे किसान को अपनी कृषि उपजों का उचित मूल्य मिलने की बात आई। तो आज हमने देखा भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के बारे में और उनके साथ जुड़े हुए समाधान के बारे में। थैंक यू वेरी मच।